तो अब आते हैं अपन दूसरे टॉपिक पे, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस यानी कि जादू भी बोल सकते हैं इसको कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के जादू क्या होते हैं। और एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसकी खासियत है ना। अपन कोई भी चीज़ ऐसा खरीदते तो अपन पूछते नहीं क्या इसके खासियत क्या है, पर्टिकुलर क्या चीज़ है, ये मोबाइल की खासियत क्या है, तो हम लोग वो खासियत के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं। फीचर्स जिसको हम लोग बोलेंगे ना, फीचर्स है ना। तो सिग्निफिकेंस में यहाँ टॉपिक है अपने पास 7 टॉपिक है, जिसमें से पहले है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। अच्छा, ये मैनेजर क्या होते हैं? मैनेजमेंट को मैनेज करने वाले मैनेजर है ना। काम को डिवाइड करके मैनेज करने वाले और जो काम कर रहे हैं उनको मैनेज करने वाले, इट इज कॉल्ड अ मैनेजर। अब अगर मुझे प्रॉपर अगर मैनेजमेंट अगर आता है तो मुझे इस वजह से आएगा कि मैंने पहले देखा हूं नेचर क्या है और मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन अगर मैं फॉलो करता हूं तो मुझे एक अच्छा विजन आएगा अपने टीम को हैंडल करने का, अपने काम को हैंडल करने का। इसीलिए लिखा है प्रोवाइड यूजफुल इनसाइट, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, एक पिक्चराइजेशन दिखाता है कि आप अगर इस तरीके से चलेंगे तो आप अपनी टीम को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो मैनेजर्स के लिए सबसे अच्छा टूल होता है। उसके बाद हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस कम है, रिसोर्सेस यानी क्या, रिसोर्सेस में कुछ भी आ सकता है, इसमें मैन पावर भी आ सकता है, तुम्हारी मशीनरी भी आ सकती है, तुम्हारी चीजें भी आ सकती है, तुम्हारी जगह भी आ सकती है। अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो यहाँ इतवारी चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े किराना शॉप है लेकिन है छटक भर की जगह पे। अब हम बोलते हैं भाई इतना सा छटक भर की जगह, लेकिन वो लोगों ने उतने ही जगह में करोड़ों का बिजनेस खोल के रखे है ना। उनका गोडाउन भले ही इतना सा छटक भर का उनका अपने को ऐसा है ना, वहाँ दुकान दिखती होगी लेकिन उनके गोडाउन इतने बड़े बड़े रहते हैं। वो लोगों का सिर्फ डिस्प्ले रहता है, शो करने का वो तरीका रहता है, लेकिन वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं ना माल, वो अपने गोडाउन से करते हैं। तो जितना कम रिसोर्सेस है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। अगर मेरे पास मैन पावर कम है तो उसे किस तरीके से यूटिलाइज करूंगा, यानी मैन पावर यानी वर्कर्स और बाकी लोगों की टीम, तो किस तरीके से रिसोर्सेस को मैनेज करूंगा। तो ये चीज हम लोग प्रॉपर वे से कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक डोले सर बताएंगे, साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन यानी क्या होता है, आप दोनों बात कर रहे थे ना, तो बताओ साइंटिफिक डिसीजन यानी क्या होता है। नहीं आता, डोले सर को नहीं आता है, लेकिन सिर्फ है ना बातचीत करना आता है। तो बातचीत करने में अगर ये सब चीजें अगर मिलती है तो बातचीत करने से ही हल करो। साइंटिफिक डिसीजन, हम लोग कोई भी बिजनेस को प्रॉपर वे से एनालाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, चलो इसमें फिर से और एक एग्जांपल है। किराना शॉप वाले के पास कौन कौन से सामान मिलते हैं, तेल, अनाज है ना, यानी खाने की भी चीजें, नहाने की भी चीजें, यूज करने की भी चीजें कॉमनली, यानी कि जो हमें डेली एसेंशियल चीजें हैं जिसे हम लोग ग्रोसरी बोलते हैं, ग्रोसरी, ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट और डेली डे टू डे लाइफ वाली चीजें, डेली नीड्स वाली चीजें, हर चीजें मिलती है ना। और हर एक किराना शॉप वाले के पास हर एक चीज अवेलेबल होती है ना, पानी की बोतल भी मिलती है। वेरी गुड। चलो अब इसमें साइंटिफिक डिसीजन का क्या रोल है। साइंटिफिक डिसीजन का ये रोल है कि देखो, किराना शॉप वाला ओनर क्या करेगा, वही चीजें रखेगा जिसकी डिमांड ज्यादा है। वो ये एनालाइज कर सकता है कि मेरे पास सामान कौन सा ज्यादा बिकता है और वही सामान मैं ज्यादा रखूंगा। अब साबुन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं, डव होता है और क्या होता है, संतूर होता है, लक्स होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा, लेकिन उसमें से पर्टिकुलर चलता कौन सा है। तो वो अगर मैं अपने दुकान में रखूंगा तो मेरे पास से जो कस्टमर है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। तो ये डिसीजन जो वो ले पा रहा है वो यही मैनेजमेंट की वजह से ले पा रहा है कि वो किस तरीके से वो चीज को अप्लाई कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो किस तरीके से कर सके। तो उसके लिए होता है साइंटिफिक डिसीजन।
कि साइंटिफिक डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। चौथा, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे हम सोशली रिस्पॉन्सिबल भी बन सकते हैं। अब आते हैं फिर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हर चीज का मैनेजमेंट, मैंने बोला ना, टाइम मैनेजमेंट होता है, वर्क मैनेजमेंट होता है, सोशल मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं। आगे चल के वो सब चीजें देखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है हर एक कारखाने का फैक्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उनका सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग मैनेजमेंट है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। कचरे को सही जगह से डिकम्पोज करना, है ना, कचरे को सही जगह डिकम्पोज करना। अब यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कचरा ये कहाँ से आ गया, इनका क्या लिंक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर कोई फैक्ट्री में, जैसे लेदर फैक्ट्रियां होती है ना, लेदर फैक्ट्रियां क्या करती है, चमड़ा बनाती है, यानी चमड़े को साफ करती है, और वो चमड़े को इस तरीके से बनाती है ताकि वो दूसरे प्रोडक्ट में काम आ सके। लेकिन उसको साफ करने का जो तरीका है, उससे जो वेस्ट निकलता है, उससे जो गंदा पानी निकलता है, तो अगर वो पानी को अगर नदी में छोड़ दिया जाए तो वो नदी भी दूषित हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है कि वो पानी को कहीं स्टोर करके, हो सकता है उसका कोई दूसरा चीज हम लोग कन्वर्ट कर सके। जैसे कि देखो हमारे इंडिया में अब हमारे नागपुर में अब वो चीज की शुरुआत हो चुकी है कि हम लोगों के घर से जो कचरा निकलता था या भांडेवाड़ी में जाता था, तो वहां देखो अब वो चीज को वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू जो कचरा यूजफुल है, जो डिकम्पोज होकर कोई दूसरी चीज बना सकते हैं, तो वो चीजें हम लोग बना रहे हैं, और उतना ही कचरा हमारा कम होते जा रहा है। ये हो गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, हम तो अपने फायदे के लिए फैक्ट्री तो खोल लिए, हम वहाँ हमारे पास ऑर्डर भी है, हम लोग खूब वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उससे जो गंदगी निकलकर बाहर सोशली हर एक चीज़ को खराब कर रही है, तो वो चीज़ को हम लोगों को अच्छा करना है। तो उसके लिए ये मैनेजमेंट, ये हो गया, मैंने वेस्ट मैनेजमेंट का बताया। दूसरा एक चीज़ कि अगर मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं कमा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अगर एक्स्ट्रा के पैसे, तो उससे कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करूँ, गरीबों की मदद कर दूँ, भिखारियों को खाना खिला दूँ, है ना, कोई वृद्धाश्रम में दान कर दूँ। जैसे अपने इंडिया में चलता है एक CSR नाम का एक प्रोजेक्ट होता है। CSR यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनको एक अधिकार देके रखी है कि आप CSR के थ्रू कोई भी चीज में डोनेशन दे सकते हो, कोई भी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हो। तो ये CSR का मीनिंग यही है कि कोई बड़ी कंपनियां अपना कुछ परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज, वो कहीं ना कहीं दान कर देते हैं। वृद्धाश्रम हो गया, अनाथ आश्रम हो गया, या कोई और दूसरी चीज हो गई जहां भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मौका मिले, तो वहां वो लोग करते हैं। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे रिसर्च करना है, कौन से प्रोडक्ट पर नहीं करना है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर है। जैसे कि देखिए हर महीने में मोबाइल्स के अपडेट आते हैं, नए नए तरीके के मोबाइल आते हैं, एक दो फीचर्स उसमें ऐड हो जाते हैं, तो वो मोबाइल लॉन्च हो जाता है ना। मोबाइल का बेसिक काम क्या है, मोबाइल का फोन लगाना। अब जो हमारे पास मोबाइल है उसमें फोन लगाने के अलावा क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और फीचर्स जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, इंटरनेट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए क्या हो गया है, कॉल बाद में करेंगे, पहले इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट वाला मोबाइल लेंगे। कीपैड वाले फोन में कॉलिंग होती थी, है ना, सबसे बेसिक चीजें जो नीड थी फोन की, लेकिन अब हम लोग वो कर रहे हैं क्या, नहीं, जिसमें बेटर इंटरनेट चल सके वो फोन हम लोग लेते हैं। अब उसमें भी कैटेगराइज 4G 5G, प्रोसेसर के ऊपर आ गए कि हाँ गेमिंग अगर चाहिए तो मुझे स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए, कॉलकॉम का प्रोसेसर चाहिए, उसमें ऑक्टा कोर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, गर्म ना हो, रैम ज़्यादा हो, मेमोरी ज़्यादा हो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नए नए फीचर्स को उसमें देखते रहते हैं। तो ये होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आगे वाला। कस्टमर को अगर वो चीज़ मैंने यूज़ करने दे दिया और वही अगर मुझे फीडबैक दे कि भैया इसमें ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो इसी के ऊपर रिसर्च होगा, उसी के ऊपर डेवलपमेंट होगा और फिर नया प्रोडक्ट बाजार में आएगा। जैसे मैंने मोबाइल का बताया, हर चीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, हर चीज़ में। इवन तुम्हारा जो छोटा सा साबुन है ना जिससे नहाते हो तुम लोग, इसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं कि इसे और किस तरीके से बनाया जाए। देखो साबुन बोले तो दिमाग में आता है एक चौकोन सा, एक ऐसा डब्बे जैसा,
लाइफ बॉय वाला साबुन आता था हमारे वक्त मन में। लाइफ बॉय वाला साबुन कैसा था, जैसे ईंट पूरे चौकोर। अभी देखो उसको थोड़ा सा शेप चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गई, हर एक साबुन ने अपना कुछ थोड़ा सा डिजाइन चेंज कर दिया, कुछ कर दिया। ये सब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, ये भी मैं बता रहा हूँ। कॉस्टिंग का इफेक्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर बढ़ जाती है और साबुन तुमको उतने का ही देना है, तो क्या कर सकते हो तुम, उसमें से कम कर सकते हो। तो साबुन को अगर छोटा बना दिए तो कोई खरीदेगा नहीं। भैया अगर उसको शेप थोड़ा सा अगर मैं दे दूं तो देखना ज्यादातर जो ओवल शेप वाले जो साबुन होते हैं ना, अंदर से थोड़े से ये होते हैं, यानी कि उतना माल गायब है, लेकिन दिखने में सुंदर है ना, हाथ में हैंडी है, यानी कि अच्छा खासा ग्रिप आ रही है। तो डिजाइन के थ्रू उसमें का रॉ मटेरियल कम कर दिए, तो यानी कि मेरे रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग भी बच गई और लोगों को पसंद भी आया। इससे कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर्स को एक तरीके से बेवकूफ बनाया जाए। कस्टमर को यानी बेवकूफ कब बनाया जाएगा, जब कस्टमर वो चीज को यूज करके बड़ा खुश होगा, तो बन गया कस्टमर बेवकूफ। वो ये नहीं देखेगा कि भैया इसमें माल कम होते जा रहा है, इसमें ना रॉ मटेरियल कम होते जा रहा है, लेकिन दिखने में बड़ा खूबसूरत है। पहले के जो फोन आते थे वो पूरे के पूरे मेटल आते थे, पूरे के पूरे मेटल आते थे। अभी देखना थोड़े तकलीफी रहते। अभी मतलब एक फोन ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल चलेगा। 4 से 5 साल तो बहुत बोल दिया मैंने, 2 साल चलाते हैं फेंक देते, दूसरा फोन लाते, क्योंकि अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। अब इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हुआ है, इसमें मैं बताया ना कस्टमर को बेवकूफ किस तरीके से बनाया जाता है। एक फोन है जो प्रॉपर चल रहा है, जिसमें इंटरनेट चल रहा है, हर एक चीज चल रही है मेरी, लेकिन अब मुझे उसको एक्सचेंज करके दूसरा लेने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसमें का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपग्रेडेबल नहीं है। अपग्रेडेबल नहीं है तो बहुत सारे ऐप उसमें इंस्टॉल नहीं हो रहे, क्योंकि ऐप क्या कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अब हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसमें क्या चाहिए, मुझे जो ऑपरेटिंग एंड्रॉयड सिस्टम जो है एंड्रॉयड वाले फोन में, तो वो कैसा है, वो मुझे बढ़ाते रहना पड़ेगा। जैसा 15 है, 16 है, 17, एंड्रॉयड 15, 16, 17, तो ऐसा अपग्रेड होते रहना चाहिए फोन मेरा, तो जाके वो काम में आएगा। नहीं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो चलते नहीं। अब वो सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, और मेन अगर सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, अगर व्हाट्सअप नहीं चला, इंस्टाग्राम नहीं चला, फेसबुक नहीं चला, तो भैया मुझे तो अपग्रेड करना ही पड़ेगा, फोन दूसरा लेना ही पड़ेगा। तो ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके जरिए फायदा कैसा होता है, कस्टमर्स का भी फायदा होता है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं कंपनियों का भी फायदा होता है। तो मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो उसके सिग्निफिकेंस जो है वो ये भी है कि एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये हमें प्रोत्साहित करता है रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद आते हैं हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट के थ्रू ही हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज, वस्तु, जगह, मैन, वर्कर्स, इन लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, हेड ऑफिस रहता है, देखो हर एक कंपनियों का हेड ऑफिस कहीं और रहता है, उसके ब्रांचेस कहीं और। जैसे अपने इधर डोमिनोज का हेड ऑफिस कहाँ है, कोई बता सकता है कौन से देश में? इटली। बिल्कुल सही, इटली। डोमिनोज है इटली का, ठीक है। अब ये डोमिनोज इटली का है, हेड ऑफिस वहां है, लेकिन वो संभाल रहा है नागपुर की हुडकेश्वर नगर की ब्रांच। तो ये हो गया कंट्रोल। अच्छा, ये कंट्रोल में क्या चीज, क्या कंट्रोल कर रहा है? वहां से वो बढ़ के बोल रहा है वो फलाने का ऑर्डर आया, दे जल्दी, ये बोल रहे हो? नहीं, उसने क्या कंट्रोल किया है, उसने सीधे से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रूल बनाया है कि भैया रॉ मटेरियल यही यूज होगा और रॉ मटेरियल हम लोग ही देंगे, बाहर से कोई रॉ मटेरियल खरीदना नहीं है आपको। ये हो गया कंट्रोल, वो चीज का कंट्रोल कि हमारा, तुमको क्या चीज चाहिए बताओ, तुम्हारे ही शहर में हम लोग अपना वेयर हाउस बनाएंगे, स्टोरेज बनाएंगे, वहां हम लोग माल डंप करेंगे, तुमको जो जो चीजें चाहिए वहां से खरीदते जाओ और बनाते जाओ, लेकिन चीजें हमारी ही आपको यूज करना है बनाते वक्त। तो ये हो गया कंट्रोल, है ना। कोऑर्डिनेट, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वहां से कोई एक नया टाइप का पिज्जा लॉन्च होगा तो भैया एक साथ हर जगह लॉन्च होना चाहिए। उसको बनाने की प्रोसेस हर एक को नहीं आएगी, तो भैया कोऑर्डिनेट करके आप, सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन सीख सकते हो। और ऑनलाइन सीख के यानी कि जो बनाते हैं पिज्जा, वहां की बात कर रहा हूँ, वो लोग वहां प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके वहां से सीख लेंगे वोल्केनो वाला पिज्जा किस तरीके से बनाए, है ना, एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा क्या, चीज बर्स्ट वाला पिज्जा किस तरीके से बनाए। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ ये एग्जांपल है। ऐसे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बहुत सारी जगह अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू सिर्फ तुमको समझाने की बात बता रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। भविष्य को हम लोग देख सकते हैं।
अगर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है तो हम अपना भविष्य देख सकते हैं कि भैया आज ये हालत है हमारी, अगले 2 साल के बाद ये हालत रहेगी, हम लोग ये स्टेप पर रहेंगे, ये रैंकिंग पे रहेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को अपने बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर है तो वो हमें उस ऊंचाई पे पहुंचाने में आसानी से मदद कर सकता है। अगर नहीं तो फिर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ तुम चलते रह रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी किराना दुकान देखो जो पहले थी 2 साल पहले, आज भी वैसी है, लेकिन कुछ कुछ किराना दुकान देखना जो 2 साल पहले थी आज वो शॉपिंग मॉल बन गई है ना। तो ये होते चेंजेस, यानी कि ऑब्जेक्टिव को अप्रोच करना, कि हम टारगेट बनाना कि ये टारगेट है कि 2 साल के बाद ये चीज़ें इतनी बड़ी होनी चाहिए। हो सकता है कि उतनी बड़ी ना हो, थोड़ी सी कम हो, लेकिन 2 साल पहले से तो कुछ बेटर रहेगी, तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो यही है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तीसरा टॉपिक क्या है?